हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 यूपी बोर्ड भूगोल का पाठ 5 बताऊंगा। पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। इसमें आपको वो सभी चीज़ें पढ़नी होंगी जो आप अपने आसपास देख रहे हैं या जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं। तो देखिए, इसमें ये जो पॉइंट आपको दिखाई देते हैं पाठ में, इन्हीं पॉइंट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, बिना समय नष्ट गवाए चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी किताब को खोल लीजिए, जिसमें मैं बताऊं तो आप टिक लगाते चलिए। जिस प्रकार मैं टिक लगाया हूं उस प्रकार आप टिक उसमें देख के लगा सकें। तो इसमें पढ़ना है आपको आखेट एवं भोजन संग्रह, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं पूछूं आखेट किसे कहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। जब व्यक्ति को भूख लगती है, जब ये आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज का मानव बहुत ही एडवांस हो चुका है। वह इस समय जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये आदि मानवों की बात हो रही है, जब पृथ्वी पर मानव जन्म लिया। तो देखिए, वहाँ पर आखेट शब्द उत्पन्न हुआ कब? जब मानव को भूख लगी तो वह दूसरे जानवरों का या खुद मानवों का भी क्या करता था? शिकार करता था, उन्हें मार देता था। उन्हें मार कर क्या करता था? खाता था। अब बात आती है आखेट का मतलब आप समझ गए। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। अब यहाँ पर है भोजन संग्रह। जब वह एक दिन मार कर खा लेता था तो वह उसे दूसरे भी दिन तो भूख लगती थी, या सुबह मार के खाया तो शाम को भी उसे भूख लगती थी। तो वह धीरे धीरे समझने लगा। वह क्या करने लगा? उसे समझ में आई कि अगर मैं आज ढेर सारा शिकार करके इकट्ठा कर लूँ तो हमें अगले दिन भी शिकार करना नहीं होगा। जब मानव को अत्यधिक भूख लगती थी तो वह क्या किया? शिकार को मारकर अपने भोजन को एक जगह एकत्रित करने लगा। इसी को हम भोजन संग्रह का नाम दिए। अगला टॉपिक है आपका पशुचारण। आखेट यानी शिकार पर आश्रित रहने वाले मनुष्यों ने, जो उनका समूह था मनुष्यों का, जब यह अनुभव किया कि केवल आखेट यानी शिकार से ही जीवन का भरण पोषण संभव नहीं है, केवल शिकार से ही हम अपने जीवन का भरण पोषण नहीं कर सकते, तब उन्होंने क्या किया? आखेट मानवों, जो शिकारी मानव थे, उन्होंने पशुपालन व्यवसाय के बारे में सोचा। तो विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में जैसे जैसे पशु पाए जाते थे उनको क्या किया? पालतू बनाया। कौन? जो शिकारी मनुष्य थे, जो पशुओं का शिकार करते थे। अब वो क्या करने लगे? पशुपालन लेने लगे। जैसे आज के लोग पशु पालते हैं, इन सब मानवीय क्रियाओं को क्या किया गया? पशुचारण का नाम दिया गया। एक हेडिंग है क्या? पशुचारण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक अगली है आपकी चालवासी पशुचारण। देखिए, इसमें आपको क्या पढ़ना है? जो पशु पाले थे उनको चालवासी पशुचारण क्यों कहा गया, यही चीज़ आपको समझनी होगी। तो देखिए, चालवासी पशुचारण जीवन निर्वाह का एक प्राचीन व्यवसाय रहा है, यानी जीवन व्यतीत करने का बहुत ही पुराना व्यवसाय था ये। इसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही आश्रित रहा करते थे। और देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि चालवासी पशुचारण का असली में मतलब क्या है। तो जो पहले का मानव था वो पशुओं पर आश्रित रहता था। क्यों? क्योंकि पशु से ही उसको भोजन की प्राप्ति होती थी। पशु से ही वो क्या करता था? उनके चमड़ों से या पेड़ पत्तों के माध्यम से अपने तन को ढकता था। पशुओं के माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चला जाता था। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आज पानी है, यहाँ पर आज पशुओं को चरने के लिए भोजन है, यहाँ पर मनुष्य को रहने के लिए क्या है? स्थान है एक अच्छा सा, जिसे जंगली जानवरों से बचा जा सके। अगर जिस दिन यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया, जिस दिन यहाँ पर चारागाह ख़त्म हो गए, तो वह स्थान खोजता था, वह आगे बढ़ जाता था। यहाँ पर अगर पानी है, यहाँ पर चारागाह है, यहाँ पर रुकने के लिए एक अच्छा सा स्थान है, तो यहाँ से वह यहाँ चला जाता था। तो इसी प्रकार वह हमेशा स्थान बदलता रहता था। इसी प्रक्रिया को चालवासी पशुचारण कहा गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझने में नहीं है, केवल जो अभी मैं मतलब बताया वही इसका मेन मतलब था। अगला टॉपिक है आपका
अगला टॉपिक आपका आता है कि ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है। तो देखिए, ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है। ये जो चालवासी पशुचारक लोग थे, जो पशुओं को एक जगह से दूसरे स्थान पर चराते रहते थे, जिनका कोई निश्चित आवास नहीं रहता था। तो देखिए, जब गर्मी पड़ती थी तो वो मैदानी भागों को छोड़कर पर्वतीय भागों पर चले जाते थे अपनों पशुओं को लेकर, और जब ठंडी पड़ती थी तो वो पर्वतीय भाग से क्या करते थे, अपने पशुओं को लेकर मैदानी भागों में चले जाते थे। तो देखिए, गर्मी में क्या करते थे, वो मैदानी भागों को छोड़कर पर्वतीय भागों में चले जाते थे, और जब ठंडी पड़ती थी तो पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में चले जाते थे। तो यह क्या हुआ, एक ऋतु परिवर्तन हुआ। तो जिसे क्या बोला जाता है, ऋतु प्रवास। यानी जब ऋतु बदली तो उन लोगों का स्थान भी क्या हुआ, बदल गया। तो क्या हुआ, पशुचारक प्रवास करते थे, यानी मैदानी भागों से पर्वतीय भाग और पर्वतीय भाग से मैदानी भाग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रवास। इसीलिए इसे नाम दिया गया है ऋतु प्रवास। अब आप समझ में आ गया होगा कि ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है। अब आपका अगला टॉपिक है, ये आपका अगला टॉपिक है वाणिज्य पशुधन पालन। अब जो थे आदिमानव जो थे, यानी जो पहले के मानव थे, वो बहुत ही विकसित हो चुके थे। अब यहाँ पर उनके दिमाग में क्या आया, वाणिज्य पशुधन पालन किया जाए। वाणिज्य मतलब क्या होता है, व्यापार। इतनी बात आपको समझ आ गई। पशुधन, पशु से क्या होता था, धन प्राप्त किया जाता था। कैसे, उन्हें पाल कर। तो आपको मैं सब अर्थ बता दिया। वाणिज्य मतलब क्या होता है, व्यवसाय। इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ, वो लोग एक पशु, निश्चित पशु लेते थे। उनको क्या करते थे, जैसे आजकल डेयरी है, डेयरी में आप देखेंगे, डेयरी क्या है, एक वाणिज्य पशुधन पालन का क्या है, उदाहरण है। तो एक डेयरी है, उसमें देखिए गाय भी रहती हैं और भैंस भी रहती हैं। उसमें कौन से पशु रहते हैं, जो दूध देते हैं, केवल वही पशु रहते हैं। न कि उसमें भेड़ बकरियां रखते हों, उनके लिए नहीं। उनके लिए एक अलग फार्म होता है, उसमें केवल भेड़ बकरियां होती हैं जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर दुधारू पशु हैं तो केवल दुधारू पशुओं को ही इस डेयरी में रखा जाएगा। यहाँ इस डेयरी है, अगर इसमें क्या है, भेड़ बकरी रखे गए हैं जिनसे ऊन प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, ये पूंजी प्रधान व्यवसाय होते हैं। इस तरह के व्यवसाय पश्चिमी संस्कृति से क्या है, प्रभावित हैं। इसमें पशु चारागाह फार्म अस्थायी रूप से होता है, न कि आज अगर यहाँ पर डेयरी है तो कल यही डेयरी यहाँ पर आपको दिखेगी, नहीं। अगर यहाँ पर क्या है, भैंस की डेयरी है तो यहीं पर रहेगी, यहीं से सारा काम होगा। तो इस प्रकार से आर्थिक जुड़ी हुई क्रिया को क्या बोला गया, वाणिज्य पशुधन पालन। इसमें क्या एक चीज़ और भी होता है कि चारागाहों के बड़े बड़े क्या होते हैं, लगाकर चारागाह, जो पशु जो होते हैं उनके लिए एक चारागाह भी बनाया जाता है। ये मैं बड़ी बड़ी डेयरियों की बात कर रहा हूँ। जो आपके आसपास छोटी मोटी डेयरियां हैं, वो इसके उदाहरण के रूप में आती हैं। तो बड़ी बड़ी जो वाणिज्य पशुधन पालन है, उसमें बहुत सारे पशु होते हैं, उनके लिए एक निश्चित चारागाह क्षेत्र भी बनाया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसमें क्या आपको समझना था कि वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, और उनका जो आकार होता है बहुत ही बड़ा होता है। यह क्या होता है, पूंजी प्रधान व्यवसाय होता है। पशुओं की चराई को नियंत्रित करने के लिए विशाल चारागाह फार्म बाड़ लगाकर उसे क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है या उसे बांट दिया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसमें कौन कौन से पशु लगाए जाते हैं, जैसे देख लीजिए, भेड़ बकरी। इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर गाय बैल घोड़े। ये सभी अगर रहेंगे तो ये, अगर घोड़े का एक अस्तबल है तो वहाँ पर घोड़े ही रहेंगे, ना कि अगर घोड़ा है यहाँ पर तो उसमें भैंस भी बांध दी जाएगी। मैं बार बार बताता हूँ, चल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। एक ही प्रकार के पशु एक ही बाड़े में क्या बनेंगे, बांधे जाएंगे। तो आपका अगला टॉपिक आता है, आपकी अगली टॉपिक है कृषि। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कृषि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कैसे लोग कृषि पहले के लोग करते थे और आप कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि, यह किस प्रकार की कृषि है, जैसे चालवासी पशुचारण थे उसी प्रकार आदिकालीन निर्वाह कृषि भी थी।
तो देखिए इसमें जैसे पहले मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर आपको उदाहरण समझ में आ गया तो आप आसानी से परिभाषा को इसे आराम से बनाकर लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर आज एक खेत है, ये क्या है, एक खेत है। मैंने यहाँ पर 3 साल तक खेती किया। इसके पहले तो खेती करने के लिए जो उर्वरक डाले जाते हैं, खाद डाली जाती हैं, इन सब का विकास ही नहीं था। तो 2-3 साल तक जब एक ही खेत में खेती की जाती थी तो उसका उर्वरक जो था, उर्वरकता जो फसल को उत्पादित करने की खेत की जो क्षमता थी वह ख़त्म हो जाती थी। तो लोग इस खेत को छोड़कर यहाँ पर एक खेत बना लेते थे, कहीं दूर एक खेत बनाते थे, फिर वहाँ पर 3-4 साल तक खेती करते थे। तब तक यहाँ पर 3-4 साल खेती नहीं की जाती थी, यहाँ पर की जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 3-4 साल में इसका भी उर्वरकता ख़त्म हो जाता था, फिर लोग यहाँ पर आ जाते थे। अगर यहाँ पर फिर भी नहीं उर्वरकता आया होता है तो फिर कहीं दूर एक खेत बनाते थे। इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसका एक नाम और है जिसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग कृषि कहते हैं, इसे कर्तन दाहन कृषि भी कहा जाता है। आपको आजकालीन निर्वाह कृषि के बारे में बता दिया मैं। दूसरा है आपका गहन निर्वाह कृषि। यह कृषि मानसूनी एशिया के सघन बसे देशों में की जाती है। यह 2 रूपों में विभक्त है, एक तो जहाँ पर चावल की कृषि ज़्यादा की जाती है, एक तो जहाँ पर चावल की कृषि बिल्कुल ना के बराबर की जाती है। पहला है आपका चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, जहाँ पर चावल की कृषि ज़्यादा की जाती है। तो इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। इस प्रकार की कृषि में, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व जो होता है बहुत ही अधिक होता है और खेतों का आकार जो होता है वह बहुत छोटा होता है। इसमें कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। अब चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यह मानसूनी एशिया के विभिन्न भागों में की जाती है, क्योंकि यहाँ उच्चतम जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं होता है। यानी की तो जाती है लेकिन 3-4% बहुत ही कम मात्रा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जलवायु की बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। तो इतना बात आप समझ में आ गया होगा कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में क्या लिखना है और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में क्या लिखना है। दोनों में एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जलवायु जो होती है उसके अनुकूल पाई जाती है, यानी यहाँ पर ऐसी जलवायु पाई जाती है जिसके कारण यहाँ पर चावल की कृषि क्या होती है, आसानी से की जा सके। और यहाँ पर ऐसी जलवायु पाई जाती है जहाँ पर चावल की कृषि आसानी से नहीं की जा सकती। दूसरा टॉपिक है आपका रोपड़ कृषि किसे कहते हैं। तो यह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कुछ फसलों का पौधरोपण कर अधिक पूंजी, उच्च तकनीकी व वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से व्यापारिक स्तर पर की जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत विस्तृत होता है। इस प्रकार के कृषि में बड़े बड़े बागानों जैसे चाय का, रबड़, गन्ना, केले, नारियल आदि की कृषि की जाती है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेंजेडा कहा जाता है। यह बहुविकल्पी में अधिकतर पूछ दिया जाता है। तो आप समझ गए रोपड़ कृषि किसे कहते हैं। इसमें कुछ फसलों का यानी कुछ पौधों का रोपण करके कृषिकार उच्च तकनीकी, उच्च पूंजी के माध्यम से वैज्ञानिक स्तर पर की जाती है। आप इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसकी विशेषता बोले तो यह जो होती है कृषि यूरोपीय, अमेरिकी जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। और क्या होता है, इसमें अधिक पूंजी, अधिक निवेश, उच्च प्रबंधन, उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक स्तर पर क्या होती है, यह कृषि की जाती है। इसमें केवल किसी एक फसल का उत्पादन किया जाता है। जैसे अगर चाय की खेती है तो चाय का ही खेती किया जाएगा, रबड़ की खेती किया गया है तो वहाँ पर रबड़ की ही खेती दिखेगा, गन्ना का खेती है तो उसमें गन्ना ही दिखेगा। यह नहीं कि गन्ना भी बोया गया है उसी खेत में चाय भी बो दिया गया, ये नहीं। तो अगला टॉपिक है आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य कृषि की प्रमुख फसल गेहूं है। इसके साथ ही साथ मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। यंत्रों के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता है, यानी ट्रैक्टर के माध्यम से बहुत ही
बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से क्या होता है, कृषि कार्य आसानी से किया जाता है। इस बड़े बड़े कृषि कार्य कहाँ किए जा रहे हैं? यूरेशिया के स्टेपीज में, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, अर्जेंटीना, पंपास इत्यादि देशों में क्या हो जाता है, तकनीकी के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता है। अभी अपने भारत में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं विकसित है जिससे गांव के लोग बहुत ही कम मशीनों का प्रयोग कर पा रहे हैं। जो बड़े बड़े किसान हैं हमारे भारत के, वही लोग क्या करते हैं, मशीनों का प्रयोग कर पा रहे हैं। अब आपका अगला टॉपिक है मिश्रित कृषि। ये जो आप चीज़ देखते जा रहे हैं विस्तृत वाणिज्य जनाज कृषि, इसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। खेतों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। उच्च तकनीकी के माध्यम से कृषि कार्य की जाती है। और ये कृषि कहाँ पर अधिक की जाती है, ये जो मैं हेडलाइन किया हूँ इसको आप लोग ध्यान दीजिए। यह क्या होती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है। इसमें कौन कौन से फसल अत्यधिक बोए जाते हैं, जैसे मक्का, जौ, राई, ये क्या गेहूँ, ये सब आप लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान और चतुराई से पढ़िए। अगला है आपका मिश्रित कृषि। जब फसलों की कृषि के साथ साथ पशुपालन आदि से संबंधित धंधे किए जाते हैं तो ऐसे कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। बस आपको इतना ध्यान में पढ़ना है। मिश्रित कृषि में आपको मालूम चल गया, जब फसल भी बोया जाए, कोई किसान है फसल भी बोता रहा है और पशुपालन भी कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वह मिश्रित कृषि कर रहा है। मिश्रित कृषि का मतलब बहुत लोग ये भी समझते हैं, हालांकि वह सही भी है। जैसे गेहूँ बोए हैं, गेहूँ एक खेत में बोए हैं, गेहूँ के आरी आरी सरसों भी बो दिए हैं, यानी एक खेत में दो फसल बो रहे हैं एक ही समय में। इसको भी मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या होता है, रखा जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे, इंटर में आप पढ़ रहे हैं, तो जब फसलों के कृषि के साथ साथ पशुपालन आदि से संबंधित धंधे भी किए जाते हैं तो ऐसे कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। ऐसा लोग किस लिए करते हैं, ऐसा लोग अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्या, मिश्रित कृषि का प्रयोग। आप इतनी बात आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है आपका डेयरी कृषि। डेयरी कृषि किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए, पर्याप्त पूंजी, आधुनिक यंत्र, गहन कृषि एवं आधुनिक पशु स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता से दुधारू पशुओं से व्यावसायिक स्तर पर दुग्ध उत्पादित करने का कार्य डेयरी कृषि कहलाता है। यानी इसमें डेयरी जो कृषि कार्य होता है उसमें बहुत ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, आधुनिक यंत्र की आवश्यकता होती है, गहन श्रम की आवश्यकता होती है, आधुनिक पशु यानी जो नए नए पशु क्या होते हैं, विकसित किए जा रहे हैं। उन्हें कैसे, जैसे आप समझिए हमारे भारत में जो पशु पाए जा रहे हैं और जो विदेश में पशु पाए जा रहे हैं, उन पशु, कुछ लोग होते हैं विदेश के पशुओं को भारत में लाते हैं, तो कुछ भारत के पशु विदेश में जाते हैं। तो इससे क्या होता है, परिवर्तन होता है पशुओं में। और कुछ जो होते हैं उनके अपने अलग वैज्ञानिक माध्यम से भी क्या होता है, पशुओं में परिवर्तन लाया जाता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं इन्हें आधुनिक पशु, जिन्हें स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। ये क्या होते हैं, बहुत ही अत्यधिक दूध देते हैं, जिससे इन्हें व्यावसायिक स्तर पर दूध का उत्पादन करने का कार्य किया जाता है। इन्हीं सब क्रियाओं को डेयरी कृषि कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे डेयरी कृषि किसे कहा जाता है। अगला टॉपिक है आपका भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि का प्रचलन भूमध्य सागरीय जलवायु रखने वाले क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया के अटलांटिक तट पर, भूमध्य सागर के समीपवर्ती भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्यवर्ती चिली भाग इत्यादि हैं। इसमें अंगूर भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख फसल है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त अंजीर, जैतून, अन्य खट्टे रसदार फल भी आते हैं। अब देखिए बाजार के लिए सब्जी की खेती एवं उद्यान कृषि। तो इसमें आपको दो चीज़ पढ़ना होगा, एक ट्रक कृषि किसे कहा जाता है वो भी। तो इस प्रकार की कृषि में जो होती है अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसलों जैसे सब्जी, फल व पुष्प की खेती की जाती है।
इसकी मांग सामान्यतः समीपवर्ती नगरों में होती है। इस कृषि में अधिकांश पूंजी तथा गहन श्रम की आवश्यकता होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है तथा इन खेतों का सीधा संपर्क उत्तम यातायात साधनों के उन समीपवर्ती नगरों से होता है जिनमें यह कृषि के लिए उत्पादों की खपत हो जाती है। इस कृषि व्यवसाय में पर्याप्त सिंचाई, उर्वरक, उत्तम किस्म के बीज, कीटनाशक, रसायन का उपयोग किया जाता है। कुछ कम तापमान वाले क्षेत्रों में हरित गृह एवं कृत्रिम ताप का उपयोग भी इस कृषि में किया जाता है। अब इतना बात आपको समझ में आ गया कि बाजार के लिए सब्जी की कृषि, उद्यान कृषि क्या है। इसमें जो होता है अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पूंजी, अत्यधिक श्रम, अत्यधिक जीवाश्म, अत्यधिक कीटनाशक, रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब आपको पढ़ना है ट्रक कृषि या ट्रक फार्म कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए, ट्रक फार्म से बाजार तक की दूरी ट्रक द्वारा अधिकतम एक रात्र में तय की जाती है। इसलिए इस प्रकार की जाने वाली कृषि को ट्रक कृषि कहलाती है या ट्रक फार्म कृषि कहलाती है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगले टॉपिक समझाता हूँ। सहकारी कृषि किसे कहते हैं, सामूहिक कृषि किसे कहते हैं। तो जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। और कब सामूहिक कृषि कहा जाता है, जब कृषकों का एक समूह द्वारा अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम आदि को मिलाकर कृषि कार्य परस्पर सहयोग से किया जाता है तो इसे सामूहिक कृषि कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे सहकारी कृषि किसे कहा जाता है और सामूहिक कृषि किसे कहा जाता है। आपकी अगली टॉपिक है खनन किसे कहते हैं। तो देखिए, जब व्यापार की दृष्टि से पृथ्वी के अंदर से बहुमूल्य खनिजों को खोद कर निकालने से जुड़ी हुई आर्थिक क्रिया को हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। ये सरल भाषा में बताया। यहाँ पर देखिए लिखा है, पृथ्वी से वाणिज्यिक दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों को प्राप्त करने से जुड़ी आर्थिक क्रिया को खनन कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको और क्या पढ़ना है, खनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो भौतिक कारक हैं और आर्थिक कारक हैं, जिन्हें मैं पहले ही भी बता चुका हूँ। भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं और आर्थिक कारक कौन कौन से होते हैं, ये आपके पाठ 2 में मिल जाएंगे। तो अब देखिए खनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। खनन की 2 विधियाँ अपनाई गई हैं। पहला है धरातली खनन विधि, दूसरा है भूमिगत खनन विधि। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। खनन की इस विधि को विवृत खनन विधि भी कहते हैं। इस विधि को उन खनिजों को खनन के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरातल के निकट ही कम गहराई पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आप समझ गए धरातली खनन विधि किसे कहते हैं। धरातली खनन विधि, इस विधि को उन खनिजों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरातल के निकट ही कम गहराई पर पाए जाते हैं। दूसरा है आपका भूमिगत खनन विधि। भूमिगत खनन विधि, खनन की इस विधि को कूपनी खनन विधि भी कहते हैं। यह विधि उन खनिजों के खनन के लिए प्रयोग में लाई जाती है जो धरातल में गहराई पर पाए जाते हैं। यानी जो ये देखिए कूपनी खनन विधि है, ये धरातल के बहुत नीचे पाई जा रही है। ये आपका कौन सा है, धरातली खनन विधि। धरातल के कम ही गहराई पर मिल जा रहे हैं वो खनिज। तो ये आपका पाठ समाप्त हो गया। अगर पाठ समझ में आया हो दोस्त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।